नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का हेल्थ स्पेशल शो हेलो डॉक्टर। मैं हूं सुचिस्मिता। कहते हैं बच्चों की मुस्कान में ही सारा जहां बसता है और उसी मुस्कान की हिफाजत करना हर माँ बाप की पहली जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों की सेहत को लेकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। सवाल जैसे कि बच्चों को बार बार बुखार क्यों आता है, टीकाकरण का सही समय क्या है, नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए। इन सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेश रंजन, जो कि फिलहाल SSLNT हॉस्पिटल में अधीक्षक के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं आज के हमारे हेलो डॉक्टर के मेहमान से और जानते हैं बच्चों की सेहत से जुड़े वो जरूरी राज जो हर पेरेंट को जानना जरूरी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि SSLNT के आप अध्यक्ष हैं, SSLNT हॉस्पिटल के, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है और अभी क्या कुछ अपडेट है? SSLNT हॉस्पिटल पहले एक ट्रस्ट के रूप में मातृ और शिशु रोग अस्पताल के रूप में संचालित था। साथ ही यहाँ पर नेत्र और ENT ईयर नोज थ्रोट का भी मरीजों को देखा जाता था। तो ये 60 और 62 लगभग 50 और 60 के दशक में इस अस्पताल की शुरुआत की गई थी और फिर उसके बाद इसका सरकारीकरण 1988 में सरकार को इसको सौंप दिया गया। तब से यह मातृ और शिशु रोग अस्पताल के रूप में संचालित हुआ। सर, आप धनबाद में यहाँ पर शिशु रोग देखते हैं, डॉक्टर बच्चों से मिलते हैं, तो यहाँ पर धनबाद में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? ये अभी तत्काल जो है बच्चों में अभी जो मैंने पिछले 2-3 महीने की बात करें तो उसमें डायरिया, डिसेंट्री, दैट इज़ दी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का केसेस हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। कफ एंड कोल्ड जो है, सर्दी, खांसी, बुखार, इनका केसेस हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। इन कुछ दिनों में हमने एलर्जी के केसेस को भी काफ़ी ज़्यादा देखा है, क्योंकि खासकर बरसात के महीनों में खुजलाहट का और दाने, पूरे शरीर पे दाना आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। इसके अलावा इन पिछले 1-2 महीने में हमने हैंड फुट माउथ डिजीज़ के केसेस का भी देखा है कि इसकी भी बढ़ोतरी हो रही है, जो कि ये हैंड फुट माउथ डिजीज़ ये कॉक्सेकी वायरस के कारण से होता है, जिसमें कि हाथ में छोटे छोटे दाने, फिर पाँव में हो गया और मुंह में छोटा छोटा घाव बनने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं। इसी डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है और कब पेरेंट्स को कॉशियस होना ज़रूरी है? तो ये कॉक्सेकी वायरस का इन्फेक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे दाने हो गए और सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या होता है कि मुंह में जब छोटा छोटा घाव जब बनने लगता है तो कुछ भी निगलना बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में हम लोग कुछ स्प्रे आता है, वो कहते हैं कि एवरी 3 आवर आप स्प्रे कीजिए ताकि वो दर्द को कम किया जा सके। कूल्ड लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट कह रहे हैं देने के लिए, पैरासीटामोल देना है, कुछ लाइक मोसिवा है और कुछ भी इस टाइप का चीज़ जिसमें कि राइबोफ्लेविन है और कुछ लैक्टोबैसिलस है। इस टाइप का कॉम्बिनेशंस का कुछ मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। और चूँकि बीइंग ए कॉक्सेकी वायरस की इसमें कोई भी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। और आपने कहा कि डायरिया की प्रॉब्लम यहाँ पर अभी रिसेंट में देखने को मिल रही है, तो इसमें क्या कुछ इलाज हो सकता है? इसमें डायरिया का भी जो केसेस है वो भी मोस्टली वायरल है। डायरिया में और ज़रूरी नहीं है कि केवल वायरल ही हो, बैक्टीरियल भी है। पैरासिटिक और हेलमिंथिक का अनुपात जो है यूजुअली कम है। तो यूजुअली 2 साल से नीचे के या 3 साल के से नीचे के बच्चों में मेरा जहाँ तक मानना है कि रैंडमली आप मेट्रोनिडाजोल नहीं लिखें। अगर आपको लिखना है तो एक बार स्टूल का एग्जामिनेशन कर लें। स्टूल के एग्जामिनेशन में अगर पस सेल्स आ रहा है या फिर कुछ अमीबा का या फिर एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट है या किसी चीज़ का ट्रोफोजॉइट्स मिल रहा है या फिर या हेलमिन्स का कुछ मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। क्योंकि मोस्टली जो डायरिया है बच्चों में यूजुअली वायरल है। आप जस्ट वेट करें पेशेंट के अटेंडेंट को, चूँकि आपका पेशेंट तो अबोध है खासकर हमारे मामलों में,
कि तो आप पेशेंट के फादर को समझाएं या उसके पेरेंट्स को समझाएं कि आप जो है इंतज़ार करना है, ये मोस्टली वायरल है। हम लोगों को सरकार भी कहती है कि दस्त लगे तो क्या करें, जिंक और ORS की गोली दें। सर ये मौसम में हम लोग जो सर्दी का मौसम है, मानसून में बहुत सारा किसी को बुखार, सर्दी की जो प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इस पर क्या कुछ बच्चों को के लिए करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला है कि बच्चों में खासकर अगर बच्चा ठीक ठाक है तो वेल एंड गुड, लेकिन कभी कभी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, जैसे जब आपके इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो यू आर गोइंग टू प्रे फॉर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, एंड कुछ भी के लिए आप प्रे होते चले जाते हैं। तो खासकर जब मौसम का बदलाव होता है या जैसे बच्चे वर्षा में भीग रहे हैं, तो व्हेन देयर इज़ द कोल्ड, जब भी आपको सर्दी लगती है तो आप वायरस के लिए आप इजीली शिकार हो जाते हैं। आपको बैक्टीरियल, जब वायरस हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी उसमें हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मौसम्स का जब चेंजिंग हो तो आप अपना ख्याल रखें। अननेसेसरी का एक्सपोजर कोल्ड का नहीं लें, बहुत ज़्यादा AC में नहीं रहना है। खासकर कूलर में भी पानी आपको बदलते हुए अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर पानी बदलने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ फैन भी चला करके नहीं रखें, क्योंकि जब अगर आप ये सब करते हैं तो सामान्यतः आपके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर इन सारी चीज़ों के बाद के, जैसे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, अब वहाँ पे एक बच्चे को सर्दी खांसी हो चुका है तो उससे स्प्रेड होता है, एक से बच्चे दूसरे से बच्चे तीसरे को। तो वो आजकल हम लोगों को केसेस, चूँकि एक बार आप फैलने लगता है, इट इज़ लाइक कोरोना वायरस, वो भी एक तरह का सर्दी खांसी वाला ही वायरस था। नॉट माने कि ये सर्दी खांसी क्या था ना, कि जैसे कि कॉमन कफ एंड कोल्ड में जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये सारा वायरस मतलब ये कफ एंड कोल्ड करवाता था। तो स्प्रेड जब भी इस टाइप का हो तो आप अपने बच्चों को 2-3 दिन स्कूल नहीं भेजें, या ट्रिपल लेयर जो कपड़े का मास्क है कम से कम वो लगवा दें, ताकि मेजर ड्रॉपलेट, बोलने के समय जो ड्रॉपलेट निकल रहा है या नाक से जो स्नीजिंग हो रहा है वो बाहर नहीं जाए। तो ये सब बच्चों को प्रिवेंट करना है। और ख़ासकर वायरल में भी अगर आप देखेंगे कि क्या करना है तो एक बार ब्लड काउंट आपको पिक्चर ले लेना है, और एंटीबायोटिक का मिसयूज को रोकना है। रैंडमली हम लोग एंटीबायोटिक का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किए जा रहे हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल वही था कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो जनरली जो पेरेंट्स हैं खुद के लिए भी, इवन बच्चों के लिए भी एक लोकल मेडिकल स्टोर जाते हैं, कुछ अपनी बीमारी बताते हैं और फिर एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से दी जाती है वो ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक डोसेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे सरकार भी कई सारी लॉ लाती है जहाँ पर एंटीबायोटिक का डोसेज कम करने के लिए और ये सारी चीज़ें के लिए लॉ आता है जनरली। तो इस पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना है कि एंटीबायोटिक का यूज़ ज़रूरत पड़ने पे ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सरकार इस तरफ से कदम उठा ही रही है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट को आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दें। होता क्या है कि ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में जब तक इसका उपयोग होते रहेगा तब तक ये समस्या होती रहेगी। पेशेंट पार्टी के साथ क्या होता है कि वो कोई कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक का मिसयूज़ इतना ज़बरदस्त है कि कुछ हुआ, 2-3 क्लेवम का टैबलेट ले, जैसे सपोज कीजिए क्लेवम ले लिए, जिथरल ले लिए, तो आगे चल करके ये दवाएं भी आजकल काम करनी बंद कर दी हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है अब इन दवाओं के प्रति, सामान्य दवाओं के प्रति जो कॉमन यूज़ हो रहा है, आप उसको डेवलप हो रहा है। चूँकि आपने 2-3 दिन खाया, 3 दिन खाया, कंप्लीट कोर्स नहीं लिया, आपको वायरल है, आपने एंटीबायोटिक खा लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने अगर आपको कुछ है तो 2-3 दिन खाया, आपको थोड़ा सा वेलबींग अच्छा लगा, आपने छोड़ दिया, तो धीरे धीरे फिर बैक्टीरिया को ओवर ग्रोथ करने का मौका मिला और उसने उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में भी अपना रेसिस्टेंस डेवलप करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। सर, एंटीबायोटिक की हमने बात करी, अब हम लोग बात कर लेते हैं घरेलू नुस्खे की। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि घरेलू नुस्खे
से बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कई कई हद तक काम भी करता है घरेलू नुस्खा। तो इस पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, घरेलू नुस्खा जब हम भी बचपन में थे तो घरेलू नुस्खा माँ तुलसी का काढ़ा बना करके देती थी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये काम नहीं करता है। एक्चुअली मैंने कहा ना कि मोस्टली जो है वो वायरल जो है वो नेचर जो होता है कफ एंड कोल्ड का, वो मोस्टली वायरल नेचर है। बैक्टीरियल में भी अगर होता था तो लाइक हल्दी, हम लोग तुलसी के काढ़े में हल्दी मिलाते थे, कुछ गोलकी मिलाया, कुछ तुलसी का पत्ता जो है वो डाला जाता था। तो दीज ऑल एरोमेटिक जो कॉक्सन जिसको कहते हैं काढ़ा, ये तुलसी और हल्दी और घी और थोड़ा सा गोलकी, इस टाइप से जो हम लोग इसको करके बनाते थे, तो जनरली इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ, बचपन में हमारी माँ जो है हम लोगों को देती थी, एंड इट वर्क्स। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये काम नहीं करता है। तो वो काढ़ा बना करके दें, लेकिन ध्यान रखें कि उससे एसिडिटी ना हो। क्योंकि होता क्या है कि लोग और भी तुलसी डालना है, और भी काली मिर्च डालना है, और भी इसमें घी डाल देना है, और बाद में होता क्या है कि बच्चों में एसिडिटी डेवलप हो रहा है। एक समय में जब कोरोना था तो गिलोय की छाल पर बहुत बात हुई थी कि गिलोय लगातार लोग जहाँ से ले करके उसको खाए जा रहे थे। तो वो एक्चुअली उसमें कुछ स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी भी है। तो जड़ी बूटी में क्या है ना कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि बीइंग ए एलोपैथिक डॉक्टर, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दी ये आयुर्वेदिक चीज़। लेकिन आयुर्वेदिक में क्या है कि अल्कलॉइड्स है, तो उसका इफ़ेक्ट ये आता है कि किसी में कुछ स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी है, किसी में कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। तो उस हिसाब से वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जो है वो भी हमारे ही चिकित्सा पद्धति का एक दूसरी चिकित्सा पद्धति है। और वो चिकित्सा पद्धति एक वैद्य चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे यहाँ देसी चिकित्सा जो है वो भी चल रहा है। तो वो ठीक है, इट वर्क्स। इसको आप एकाएक खारिज नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी अगर काढ़ा बनाना है तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी बात कर लें। लेकिन हमारे ख्याल से ये जो घर में जो चलता है वो ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, अब सर कुछ सवाल थे हमारे ऑडियंस के। जैसे पहला सवाल है कि बच्चों में कब्ज की परेशानी, 2-3 दिन तक लोग फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो इसमें क्या कुछ करना चाहिए? हाँ मैडम, एक टर्मिनोलॉजी है, देयर इज़ दी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। बच्चों में यूजुअली फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा चीज़ है देयर इज़ दी ओवर इंडल्जेंस इन दी जंक फूड। हर घर में आजकल देखेंगे कि मम्मी मैगी बना दो, पास्ता बना दो। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ओवर हम लोग मिल्क का जो इंजेक्शन है वो बच्चों में काफ़ी देर तक करवाते रहते हैं। तो ओवर मतलब कि मिल्क के अमाउंट को अगर बहुत इस टाइप की समस्या हो बच्चों में कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, तो हम लोग कहते हैं कि मिल्क के अमाउंट को कम कीजिए, फाइबर कंटेंट ऑफ फूड को बढ़ाइए। फाइबर कंटेंट ऑफ फूड का मतलब है साग सब्जी, चोकर वाला आटा का रोटी, या फिर मल्टीग्रेन आटा। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग बच्चों को खिलाना है। और रात में खासकर सुसुम गर्म पानी हम लोग बच्चों को पिलाएं, सुबह में सुसुम गर्म पानी पिलाएं। और टॉयलेट हैबिट, इस पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है इसके अलावा कि बच्चा कुछ जैसे समस्या आती है जब हम लोग डील करते हैं कि खड़ा होकर के पैखाना कर रहा है, तो भैया खड़ा होकर के पैखाना नहीं करना है। जब आप बैठते हैं तो देयर इज़ दी अलाइनमेंट ऑफ लोअर जीआई और एनल कैनाल का एक सीध में हो जाता है, जिसके कारण स्टूल पास करना आसान होता है। इसके अलावा जो पॉटी सीट है वो बच्चों के लिए नहीं बनी होती है, सब एडल्ट के लिए बना होता है। तो आप उसको आगे बैठा करके बच्चों को पॉटी करने के लिए कहिए। और दूसरा चीज़ है कि कभी कभी देयर इज़ दी एनल फीसर। बच्चों में हार्ड स्टूल होने के कारण बच्चा का जो पैखाना के रास्ता है उसके आसपास कट जाता है। उस कटने के कारण क्या होता है कि बच्चा डरता है, क्योंकि जितनी बार पैखाना पास होगा उतना बार वहाँ से रगड़ाते हुए जाएगा। एंड देयर इज द स्ट्रिक, एक ब्लड का एक पतला सा धार जो है उस पर लगा हुआ रहता है। तो बच्चा पॉटी करने से डरते चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा पॉटी को रोकना शुरू कर देता है। अब एक प्रॉपर्टी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की कि इसकी प्रॉपर्टी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि खाना पचता है और सिक्रीशन होता है वाटर का, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते वो सारी चीज़ें उससे वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। तो जब आप बहुत देर तक अगर आपका स्टूल अगर रिटेन किए हुए हैं तो उससे वाटर एब्जॉर्ब होते चला गया और धीरे धीरे हार्ड बल्कि स्टूल, जैसे एक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट आता है, उसमें हम लोग ब्रिस्टल स्टूल का चार्टिंग करते हैं 1 2 3 4 करके। तो उसमें छोटा 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 जैसे बकरी के नेरी के जैसा अगर गिरने लगा छोटा 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 दाना, तो ब्रिस्टल स्टूल 1 है। फिर हार्ड माने एक पूरा पॉटी हुआ लेकिन पूरा हार्ड है और देर इज़ द डीप क्रैक, देन इट इज़ टाइप 2। फिर हार्ड है लेकिन देर इज़ दी नॉट डीप लेकिन क्रैक है, देन इट इज़ टाइप 3। इस ढंग से हम लोगों ने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में हम लोगों ने उसका स्टेजिंग किया है स्टूल का। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है और इसको एड्रेस करना है कि हेल्दी फूड देना है, जंक फूड नहीं देना है, फाइबर कंटेंट ऑफ जो फूड है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर बच्चा इसके बावजूद भी नहीं करता है तो देर इज़ मल्टीपल ऑप्शंस विच जो कि हम लोग करते हैं, फ्रॉम दी इनेमा, इसके बाद सपोजिटरी, एनल सपोजिटरी है, अपने पास मेडिसिन है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। अभी एक नया जो मेडिसिन्स आजकल हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, उसका हम लोग अप्रोप्रिएट डोज में कि कब इंटेंसिव फेज़ में जाना है, कब इसको मेंटेनेंस फेज़ में रखना है, 3-3 महीने 4-4 महीने 5-5 महीने हम लोगों को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। सर आपने यहाँ पे मिल्क की बात कही, कई हाँ, सारे बच्चों हाँ, में हाँ। मिल्क रोकने की आप लोग बात करते हैं कि मिल्क ना दे इस तरह से, या आप उसको किस तरह से दे उस पर भी बात करी। फिर एक सवाल है कि बच्चों को जैसे 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उसको उनको मदर्स मिल्क दिया जाता है, उसके बाद के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मिल्क देना चाहिए, काऊ मिल्क देना चाहिए या नहीं? कई सारी भ्रांतियाँ होती है कि नहीं देंगे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? स्तनपान जो है वो कहता है दैट इज़ हमारे यहाँ कहा जाता है कि मदर्स मिल्क इज़ दी लिविंग नेक्टर, जिंदा अमृत है माँ का दूध, और माँ का दूध जिंदा है। अगर आप माँ के दूध को देखें तो उसमें सेल्स माने जिंदा सेल्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये है जो कि बच्चों के लिए माने उससे अच्छा दूध कब हो ही नहीं सकता है। अब बहुत एक भ्रांति है कि सर हम डब्बा का दूध दे रहे हैं या ये दूध दे रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी दूध जो कि डब्बा का दूध है वो गाय के दूध से ही बनाया जाता है और उसको ह्यूमनाइज किया जाता है, मतलब मदर्स मिल्क के बराबर ले जाने की कोशिश है। कोई भी ऐसा डब्बा का दूध नहीं है जो कि ह्यूमन मिल्क के आसपास भी पहुंच पाया है। उसका ह्यूमन मिल्क को धीरे धीरे जब स्टडी किया गया तो इतनी चीज़ें हैं कि इवन जो अभी जो मल्टीनेशनल्स काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनियां भी हैं वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई हम इसमें HMOs मिला रहे हैं, हम इसमें लैक्टोबैसिलस ड्यूटेरिया मिला रहे हैं, हम इसमें ये मिला रहे हैं, बिफिडोबैक्टीरियम हम अभी इसमें मिला रहे हैं। तो एक्चुअली हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो मदर्स मिल्क में एमिनो एसिडोग्राम होता है कि इसका एमिनो एसिड का जो कंटेंट है वो उस डब्बा के दूध से मैच कर रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं माँ के दूध के बराबर भी नहीं है। अब अगर माँ का दूध अगर होता है तो हम लोग मेरे अपने प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग नवजात शिशु के लिए हमेशा लिखते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद ही आपको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करना है क्योंकि उसमें माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता है। अब कहना है कि गाय का दूध, तो अभी तक जहाँ तक बात माने अभी तक जो रिसेंट प्रोग्रेस है या जहाँ तक अभी हमने जिसे कॉन्फ्रेंस हम लोग अटेंड करते हैं तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इट शुड बी गिवन आफ्टर 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाए तभी आप गाय का दूध दें। जैसे 8-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे वो लोग ले सकते हैं ना? हाँ, उसमें 8 साल 10 साल के 1 साल के ऊपर आप गाय के दूध को देने में कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट करके देना है या डाइल्यूट कभी भी डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको उबालिए, उबालने के बाद जो उसमें जो गाय भी तो जैसे कि मिल्क है, अगर उसमें हो सकता है कि बोवाइन बैक्टीरिया कुछ हो तो वो खूब उबाल करके उसको ठंडा
करके और अच्छे ढंग से बच्चों को दे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, आजकल बच्चों में देखने को मिलता है कि बहुत एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, दमे की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पर कब पेरेंट्स को रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए और क्या इलाज हो सकता है? एक तो दूसरा चीज़, एक तो हम लोग एटोपी की बात कर रहे हैं कि एटोपिक जो होता है कि वो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के रूप में प्रेजेंट करता है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री आपके घर में है तो उस जैसे कि आपके फादर को है, आपकी मदर को है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या मदर साइड में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको है, तो यूजुअली इन बच्चों में एटोपी की समस्या, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया या एलर्जिक एयरवे ब्रोंकियल डिजीज़ हुआ, इन सारी चीज़ों की समस्या हो जाती है। तो शुरुआत के केसेस में हम लोग आज़मा को डिफ़ाइन करने का भी एक रूल्स है कि किस ढंग से इसको आज़मा डिफ़ाइन करेंगे। तो शुरुआत में हम लोग बहुत हेस्ट में नहीं होते हैं कि इसको आज़मा डायग्नोसिस अभी बनाएं। तो शुरुआत में हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक एयरवे ब्रोंकियल डिजीज़ के आसपास जाते हैं। लेकिन बट व्हेन इट कंटिन्यूज़ कि लगातार जो है डिस्ट्रेसिंग है, रात में खांसते खांसते उठ रहा है, देयर इज़ द कंटिन्यूअस वीजिंग, तो फिर हम लोग कहते हैं कि चलिए अब जो है ये अब बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है टुवार्ड्स एलर्जिक एयरवे ब्रोंकियल डिजीज़ टू आज़मा, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसका इलाज करना शुरू करते हैं। तो जब आप ओरल मेडिसिन्स लेते थे, खासकर आपने आज़मा के सवाल में जो हमसे सवाल पूछा है, तो बहुत सारे बच्चों को हमने देखा था बफेलो हैम्प होते हुए, माने पीठ जो है बिल्कुल फूल गया, देयर इज दी स्ट्रिया है, पेट में स्ट्रिया, दवा के एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉइड के कारण क्रसिंगवाइड जो क्रसिंग सिंड्रोम जो है वो होता था, क्रसिंगवाइड फेस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ऐसे बच्चों को शुरुआत में डायबिटीज़ होने लगता था, हाइपरटेंसिव हो जाता था, देयर इज़ द कैटरैक्ट, आँख खराब होने लगता था एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉइड के कारण। आजकल एक एक्चुअली ब्रांड का नाम हम लेना नहीं चाह रहे हैं कि खासकर बहुत सारा अभी बेबी सोप्स है जिनका पीएच अच्छा है, कुछ जो है सेरेमाइड जो है वो कंटेनिंग कुछ सोप्स हैं जो कि आप अपने बच्चों को मैंने लगाना है, लाइक दी टेडी बार सेरीमैक्स करके है और सिंडेड बार है, डर्माड्यू बेबी सोप्स हैं। इस साबुन को आप यूज़ करें और नहाने के तुरंत 5 मिनट के अंदर एक अच्छा बेबी मॉइस्चराइजिंग लोशंस लाइक बहुत सारा एटोगोला है, एलोवेरा एडी है, देन देयर आर डिफरेंट बेबी मॉइस्चराइजिंग लोशंस, वायलेटम है, बहुत सारा है, आप उसको तुरंत लगा दें ताकि मॉइस्चर रिटेन करें। तो इस ढंग से आप एटोपी या एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि आजकल हम लोग ये सीबीसी के साथ एक सीरम आईजी का लेवल करवाते हैं, फिर एलर्जन टेस्ट करवा रहे हैं कि किस खास चीज़ से एलर्जी है। तो जिन चीज़ों से एलर्जी है उसको 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक एवॉइड करना है। मोस्ट कॉमन एलर्जेंस जो हमने देखा है वो देखा है हाउस डस्ट। जब भी आपके बच्चों को इस ढंग से छींक आ रहा हो, दम फूलने लग रहा हो, खुजली हो रही हो, तो हाउस डस्ट को बिल्कुल एवॉइड कीजिए। मतलब कालीन नहीं बिछाना है, वेट मॉपिंग करना है, सूखा मैंने भींगा नहीं, भींगा से ही आपको पोंछ पाछ करना है ताकि डस्ट नहीं उड़े। खासकर मोस्ट कॉमन जो एलर्जिक है वो आपका हाउस डस्ट है। पालतू कुत्ता या फिर बिल्ली है उसका जो फर है उससे मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि हो रहा है। और इसके अलावा जो कुछ फूड प्रोडक्ट जो कि सीरम एलर्जन टेस्ट में अगर आ जा रहा है उसको अवॉइड करना है। जी सर, आखिर में हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी ओर से? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। डॉक्टर जितेश रंजन ने जिस सरलता से शिशु रोग को लेकर जटिल विषयों को समझाया वह काबिले तारीफ है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट या मैसेज जरूर करें। अगली कड़ी में हम आपके सवालों को डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। इस तरह से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए जुड़े रहिए मिरर मीडिया के साथ। मैं हूं सुचिस्मिता, फिर मिलेंगे आपके अपने शो हेलो डॉक्टर में एक नई चर्चा, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।